17 साल 17 साल में क्या नहीं हो सकता। आप असफल व्यक्ति से सफलता के बादलों में सवार हो सकते हैं, तो वहीं अपने दम पर जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जब ये 17 साल इंतजार में बदल जाए तो सोचिए किसी पर क्या बीतेगी। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक 17 साल की जेसिका डिशॉन एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो गई। और इस केस की सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 17 साल लग गए कल्प्रिट को पकड़ने में। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या थी इसकी वजह। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस की गहराई तक पहुंचे, आपको बताते चले कि हम इस चैनल में इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व, अनसॉल्व, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेसिका डिशॉन का जन्म 2 मई 1982 को यूएस के केंटकी शेफर्ड्सविल नाम के एक छोटे से टाउन में हुआ था। केंटकी शेफर्ड्सविल एक फार्मिंग टाउन के तौर पर जानी जाती है और लुइसविल से 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। जेसिका अपने माता पिता एडना और माइकल और अपने 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। जेसिका के माता पिता और उनके नेबर्स का कहना था कि वो एक बहुत ही मिलनसार और रिस्पॉन्सिबल लड़की थी जो आगे जाकर एक अकाउंटेंट बनना चाहती थी। जेसिका अपने माता पिता और भाइयों के बहुत करीब थी और अक्सर कहीं भी जाने से पहले अपने माता पिता को अवश्य सूचित करती थी। और जब वो एक दिन अचानक ऐसे ही कहीं चली गई तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि उनके माता पिता परेशान हो जाए। और जब आपका कोई अपना बिना बताए कहीं खो जाए या कहीं चला जाए तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप चिंतित हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ जब एक दिन जेसिका किसी को भी बिना कुछ बताए कहीं चली गई, या यूं कह ले कि कहीं गुम हो गई। आपका और मेरा ये फील कर पाना बहुत ही मुश्किल है जो जेसिका के परिवार वालों ने उस वक्त फील किया होगा। 10 सितंबर 1999 करीब 1 बजे दोपहर में जेसिका की मां एडना बाहर से घर वापस आई और उन्होंने देखा कि घर के सामने ड्राइववे में जेसिका की कार खड़ी है, जो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज बात थी क्योंकि आमतौर पर जेसिका के स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे होती थी और इस वक्त उसके कार का ड्राइववे में खड़े होने का मतलब है कि जेसिका स्कूल से घर वापस आ गई है। घबरा कर एडना घर के अंदर गई पर पाया कि जेसिका कहीं भी नहीं है और उनके लिए ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी क्योंकि अक्सर जेसिका कहीं भी जाने से पहले उन्हें सूचित करती थी और यूं बिना बताए उसका कहीं चले जाना उनके लिए परेशानी पैदा करने वाली बात थी। घबराते हुए जेसिका की मां ने जेसिका के पिता माइकल को कॉल किया, जिस पर माइकल ने बोला कि ऐसी तो कोई भी वजह जेसिका ने उन्हें नहीं बताई है कि वो स्कूल ना जाके कहीं और जाएगी। जब जेसिका की मां ने यह कंफर्म कर लिया कि उसने अपने पिता को भी कुछ नहीं बताया है तो वो बाहर आकर जेसिका की कार की तरफ गईं और अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि कार के अंदर जेसिका के सेलफोन, पर्स, स्कूल बैग और एक जोड़ी स्कूल शूज पड़ा हुआ है, जो उनके लिए और भी परेशानी पैदा करने वाली बात थी क्योंकि जेसिका की लगभग सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसके कार के अंदर ही पड़ी हुई थी। तो जेसिका कहाँ है? और परेशान होते हुए जेसिका की मां ने स्कूल वालों को कॉल किया, जिस पर स्कूल वालों ने उन्हें बताया कि जेसिका आज स्कूल आई ही नहीं है। एक लड़की जो अपने माता पिता को सूचित किए बिना कहीं नहीं जाती थी, उसका यूं अचानक से कहीं चले जाना, वो भी अपनी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स पीछे छोड़कर,
ये किस तरफ इशारा करता है? इस पॉइंट पर जेसिका के माँ और बाप दोनों बहुत ही घबरा गए। और जब स्कूल वालों ने भी ये कंफर्म कर दिया कि जेसिका आज स्कूल आई ही नहीं है, तो इस पॉइंट पर उनके माता पिता को ये एहसास होने लगा था कि ज़रूर कुछ तो है जो सही नहीं है। और फिर दोनों पुलिस स्टेशन गए, जिस पर पुलिस अथॉरिटीज़ ने उन्हें बताया कि उन्हें कम से कम 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा कोई भी ऑफिशियल प्रोसीजर शुरू करने से पहले। और इस पॉइंट पर जेसिका के माँ बाप के हाथ में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पुलिस की बात सुनी और वापस घर लौट आए। और फिर दोबारा 24 घंटे के बाद वापस पुलिस स्टेशन गए और जेसिका के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स दर्ज करवाई, जिसके बाद जेसिका की खोज शुरू हुई। जेसिका की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सबसे पहले पुलिस ने ये थ्योरी निकाला कि हो सकता है कि किन्हीं वजहों से शायद जेसिका घर से भाग गई है, जिस पर जेसिका के फैमिली ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिनायल दिया, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे गुस्सा होकर जेसिका घर से भाग जाएगी। और जेसिका का घर से भाग जाना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जब पुलिस ने उनके फैमिली का इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट डिनायल देखा, तो उन्होंने अपनी पहली थ्योरी को रद्द कर दिया और दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके लिए वो सबसे पहले जेसिका की कार की तलाशी लेने गए। और तलाशी लेते वक्त उन्होंने पाया कि जेसिका के कार के ड्राइवर सीट के डोर पर स्ट्रगल करने के निशान हैं। और फिर पुलिस ने दूसरी थ्योरी ये बाहर की कि हो सकता है कि जेसिका का अपहरण हुआ है। हालांकि जेसिका के कार और उस निशान के अलावा पुलिस को ना ही कोई लीड्स मिला और ना ही कोई सस्पेक्ट। जेसिका के माता पिता ने अपनी बेटी को खोजने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने जेसिका के डिटेल्स के साथ मिसिंग पर्सन के ढेरों सारे पर्चे छपवाए और लोगों में बंटवाए। इसके साथ ही उन्होंने $18,000 का इनाम रखा उस किसी के लिए भी जो उन तक जेसिका की कोई भी खबर लेकर आएगा। 17 दिन हो चले थे जेसिका के गायब होने से, और 17 दिनों तक पुलिस के हाथों कोई भी सबूत नहीं आया। सबकी उम्मीदें मानो दम तोड़ने ही वाली थी कि अचानक 17 दिनों के बाद एक बस ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वो अपने यूजुअल रूट से ड्राइव करके जा रही थी, तो उस वक्त उन्होंने एक मृत व्यक्ति की बॉडी को एक खाई के करीब देखा था। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत वहां गई और पाया कि खबर बिल्कुल सच्ची थी और सच में वहां एक यंग वुमेन की बॉडी पड़ी हुई थी। जिस लोकेशन में बॉडी मिली थी वो जगह नदी के किनारे जंगलों से घिरा हुआ था और जेसिका के घर से 11 किलोमीटर की दूरी पर थी। मृतिका के बॉडी को पेड़ का सहारा देकर बैठाया गया था और उनके वस्त्र की कंडीशन ऐसी थी जैसे मानो किसी ने जबरदस्ती की है। इतना ही नहीं, बल्कि मृतिका के पैरों को भी रस्सी से बांधा गया था। जिस रस्सी से बॉडी के पैर को बांधा गया था, उस रस्सी में जगह जगह पर लाल, सफेद और ग्रे कलर का पेंट लगा हुआ था। बाद में बॉडी के पास से पुलिस ने एक रिंग और नेकलेस बरामद की और पाया गया कि बॉडीज में कुछ टैटूज के निशान भी हैं। पुलिस को शक था कि ये बॉडी शायद जेसिका की ही है, तो उन्होंने बॉडी को जेसिका की माँ को दिखाया और बॉडी पर बने हुए निशान को जेसिका की माँ ने पहचान लिया। और फिर बाद में डेंटल रिकॉर्ड्स ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जेसिका की ही थी। पर कौन था वो हत्यारा जिसने जेसिका को मार दिया? कौन था वो जिसने जेसिका को मारने के बाद उसकी बॉडी को खाई के किनारे लाकर वापस से छोड़ दिया? ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि जेसिका की मौत गला घोंटने से हुई थी
और जिस तरह से जेसिका के कपड़ों के कंडीशन थी, पुलिस को ये भी अंदेशा था कि हो सकता है कि जेसिका के साथ जबरदस्ती की गई थी, जिसके लिए फॉरेंसिक टीम ने जेसिका के कपड़ों के भी टेस्ट किए। पर उनके हाथ कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया जिससे ये बात साबित हो सकती थी कि जेसिका के साथ जबरदस्ती की गई थी या नहीं। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ये ज़रूर बता दिया कि जेसिका को उसके अगवा करने के 3 दिन बाद ही मार दिया गया था। अब तक पुलिस के हाथों कुछ भी ऐसा नहीं लगा था जिससे पुलिस ये पता कर सके कि आखिर जेसिका की हत्या की किसने थी। और जब पुलिस ने सारी बातें जेसिका के पेरेंट्स को बताई तो खुद को वो ये यकीन ही नहीं दिला पा रहे थे कि किसी ने उनके जान सी प्यारी बच्ची को इतना बेदर्दी से मार डाला और मारने वाला अब तक फरार है। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार तेज कर दी और दोबारा से उस एरिया की अच्छे से जांच पड़ताल की और लोगों से और नेबर्स से और हर किसी से जिससे हो सके जेसिका को लेकर पूछताछ शुरू की, इस उम्मीद से कि कहीं से कुछ तो क्लू मिलेगा। और इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने जेसिका के एक नेबर डेविड ब्रूक्स को शक के घेरे में लिया। डेविड ब्रूक 40 साल के एक किसान थे जो जेसिका के बगल के घर में ही रहते थे। पूछताछ के दौरान डेविड ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जेसिका को उसके गायब होने वाले दिन अपने स्कूल की तरफ जाते देखा था। और फिर बाद में डेविड ने अपने बयान बदल दिए और बताया कि उन्होंने जेसिका को उसके कार के पास ही देखा था। जब पुलिस ने डेविड से पूछा कि वो जेसिका के गायब होने वाले दिन कहाँ था, तो डेविड ने बताया कि वो उस दिन काम पर था, जिससे पुलिस वेरीफाई करना चाह रही थी। पर पुलिस ने पाया कि वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो ये वेरीफाई कर सके कि डेविड सच में उस दिन अपने काम पर था या नहीं। और फिर चौंका देने वाली बात ये थी कि एक के बाद एक कई लोग सामने आए जिन्होंने पुलिस को बताया कि उस दिन उन लोगों ने डेविड के कार को उस रोड पर देखा था जहां से जेसिका की बॉडी पाई गई थी। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने डेविड ब्रूक के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। पुलिस के साथ आए सेंट स्मेलिंग कुत्ते ने उन सबको एक फार्मिंग बिल्डिंग की ओर इशारा किया और जब पुलिस वहां गई तो वहां पुलिस ने पाया कि एक वर्किंग ग्लव्स बहुत ही बदबूदार स्मेल में लिपटे हुई थी। पुलिस ने बाद में डेविड की कार की भी तलाशी ली और वहां उन्हें उसी तरह की रस्सी मिली जिस तरह की रस्सी से जेसिका के बॉडी के पैरों को बांधा गया था। इन सब सबूतों के आधार पर डेविड ब्रूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें कस्टडी में रखा गया। जेसिका के गायब होने के 16 महीने बाद डेविड ब्रूक पर कैपिटल मर्डर के चार्जेस लगाए गए। जनवरी 2003 को डेविड ब्रूक का ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन पार्टी मौत की सजा की मांग कर रहे थे और जेसिका की फैमिली को इस बात की खुशी थी कि आखिर उनके बेटी के हत्यारे को सजा मिल ही जाएगी। हालांकि मामला पूरा का पूरा उलट पुलट गया जब अपोजिशन ने अदालत पर अपने तथ्य आगे किए, जिसमें सामने ये रखा गया कि डेविड के ऊपर मर्डर का केस उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट फेल होने पर लगाए गए थे। और जैसा कि सबको पता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट अदालत में अस्वीकार्य होती है, जिसका मतलब ये है कि अदालत एक पॉलीग्राफिक टेस्ट के बेसिस पर किसी को भी मौत की सजा के चार्जेस लगाकर उन्हें कस्टडी में नहीं रख सकते। अपोजिशन ने इसके साथ ये भी तथ्य आगे किए कि डेविड ने पूरे 6 पॉलीग्राफिक टेस्ट लिए थे, जिनमें से 2 का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था और 4 पॉलीग्राफिक टेस्ट ने यह साइन शो किया था कि डेविड झूठ बोल रहा था। और इन सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने डेविड पर लगे हुए सारे चार्जेस को खारिज कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया।
और फिर जेसिका के केस की कार्रवाई को मिस ट्रायल कह के बंद कर दिया गया। आखिर जेसिका का हत्यारा था कौन? अगर डेविड ब्रूक ने उन्हें नहीं मारा तो कौन था वो हत्यारा जो अब भी खुले में घूम रहा था? ये केस डेविड ब्रूक की रिहाई के बाद पूरे 15 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया और उसके साथ जेसिका के पेरेंट्स की उम्मीदें भी। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर होती है पर अंधेर नहीं, और कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में। और फिर पूरे 15 साल के इंतजार के बाद एक नया सस्पेक्ट बाहर निकल कर आया। इस सस्पेक्ट के बाहर आते ही केस को दोबारा से ओपन किया गया और इस बार डिटेक्टिव लिन हंट ने इस केस की जिम्मेदारी ली। और डिटेक्टिव लिन हंट ने इस केस को उस वक्त खोलने की सोची जब एक दिन उन्हें उनके फ्रेंड गैरी हफमैन ने कॉल किया। गैरी हफमैन लुइसविल मेट्रो में एज ए डिटेक्टिव काम करते थे और अक्सर सजा पा चुके गुंडों से पूछताछ करते रहते थे, जिनमें से उनका कॉमन क्वेश्चन उन लोगों से ये हुआ करता था कि क्या उन्होंने कभी किसी को कोई भी क्राइम को एडमिट करते हुए सुना है। गैरी हफमैन ने आगे लिन हंट को बताया कि अक्सर इन कैदियों का जवाब ना ही होता है, पर अचानक से एक कैदी ने उन्हें बताया कि उसे पता है कि जेसिका डिशॉन को किसने मारा है। और उस कैदी ने उन्हें बताया कि जेसिका डिशॉन का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही अंकल स्टैनली डिशॉन था। और स्टैनली ने जेसिका को इसलिए मार डाला था क्योंकि जेसिका ने स्टैनली को बोला था कि वो उसके सीक्रेट्स को सभी को बता देगी। और उसका सीक्रेट ये था कि स्टैनली जेसिका को अकेले में मॉलेस्ट करता था। और चौंका देने वाली बात ये थी कि स्टैनली ने ये सब उस वक्त किया जब वो जेसिका के घर में ही रह रहा था। पुलिस ने फौरन उस कैदी की बातों पर भरोसा कर लिया क्योंकि उस दौरान स्टैनली डिशॉन एक माइनर के असॉल्ट के केस में ऑलरेडी जेल में था। उस कैदी ने पुलिस को आगे बताया कि जेसिका का अपहरण करने से पहले स्टैनली ने उसके सर पर पीछे से जोर से मारा था और उसे बेहोश कर दिया था और फिर उसे उसी बेहोशी के हालत में एक सुनसान घर में ले गया, जहां उसने जेसिका को 3 दिन तक टॉर्चर किया और फिर उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद स्टैनली ने बॉडी को वहां से हटा दिया क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा था और वो चाह रहा था कि जेसिका की बॉडी किसी को मिल जाए। डिटेक्टिव लिन हंट और गैरी हॉफमैन ने इस कैदी की बातों पर भरोसा कर लिया क्योंकि बाद में एक और कैदी भी सामने आया और उसने भी दोनों को सेम ही स्टोरी बताई। और फिर आगे जाकर सारे एविडेंस और ऑटोप्सी रिपोर्ट एक के बाद एक मैच कर गई और फाइनली पुलिस ने पूरे 17 साल बाद जेसिका के हत्यारे को खोज निकाला। स्टैनली डिशॉन के अपराध को और भी पुख्ता करने के लिए डिटेक्टिव लिन हंट और जेसिका के भाई दोबारा उस जगह गए जहां से जेसिका की बॉडी बरामद हुई थी। वो जंगल में और भी अंदर की ओर गए और पाया कि वहां सच में एक सुनसान घर है। और जब वो दोनों घर के अंदर गए तो उन्हें धूल में लिपटी हुई एक बेडशीट मिली। और फिर जब बेडशीट का डीएनए परीक्षण करवाया गया तो पाया गया कि वो बेडशीट किसी और की नहीं बल्कि जेसिका के रूम की ही थी। जब पुलिस ने स्टैनली डिशॉन से पूछताछ शुरू की तो उसने ये अपराध करने से साफ तौर पर मना कर दिया। बाद में पुलिस ने स्टैनली पर लगे हुए चार्जेस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एविडेंस जुटाने शुरू किए और इन्हीं सब सबूतों को इकट्ठा करते वक्त पुलिस ने पाया कि सिर्फ जेसिका ही नहीं थी जिसको स्टैनली ने मॉलेस्ट किया था, बल्कि ऐसी कई लड़कियां थीं जिसके साथ स्टैनली ने दुर्व्यवहार किया था। और ये सब उसने अपने रिलेटिव्स के घर ज्यादा किए थे। तो आप कह सकते हैं कि वो रिश्तों की आड़ को अपना ढाल बना के अपने घिनौने कामों को अंजाम देता था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो ये सब अक्सर उनके घर में रहते हुए ही करता था।
ट्रायल के दौरान स्टैनली ने उस पर लगे हुए सारे अपराधों को स्वीकार करने से मना कर दिया और अपने पर लगे आरोपों के खिलाफ एल्फर्ड प्ली लिया, जिसका मतलब ये है कि वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि उसने ये सब किया है, पर क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सबूत हैं तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ट्रायल के दौरान ही जेसिका के पिता माइकल ने स्टैनली को कन्फ्रंट करना चाहा, जिसके जवाब में स्टैनली ने कुछ भी नहीं बोला बल्कि एक डरा देने वाली नजरों से उन्हें घूरता रहा। मार्च 2015 को स्टैनली को पूरे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई और पूरे 17 साल बाद ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा। माइकल ने बाद में पुलिस को बताया कि आए दिन स्टैनली उन्हें कांटेक्ट करके ये बोलने की कोशिश करता रहता है कि उसने ये अपराध नहीं किए हैं, पर उन्हें पता है कि उसने ही ऐसा किया है, वरना कोई भी इस जुर्म को क्यों एक्सेप्ट करेगा और उसके खिलाफ इतने लोग क्यों आगे आकर ये बात कबूल करेंगे कि उसने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया है। जेसिका की बॉडी जहां पाई गई थी वहां जेसिका की याद में एक मेमोरियल बनाया गया। डेविड ब्रूक, जिन्होंने 16 महीने की सजा काटी बिना किसी जुर्म के, उन्होंने आगे बोला कि उन्होंने पुलिस को उनके मिस ट्रायल के लिए माफ कर दिया है क्योंकि गलती सबसे होती है। तो इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में।